हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है बेटा, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम एक्राई एआई वाले प्लेटफॉर्म पर हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, जो भी आपका वनडे एग्जाम होगा, उस वनडे एग्जाम में अभी तक जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारियां कर रहे हैं, तो एसएससी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस 5 ईयर तक के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है सभी को भाई? एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका पार्ट है। तो आप जानते हो कि बेटा यूनियन एग्जीक्यूटिव का, और यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल 52 से 78 तक पार्ट 5 आता है, और जिसमें किसकी बात की गई है सर? यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर देखो भाई, आप सभी लोग जानते हैं सर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पार्ट्स कितने थे बच्चे? हमारे पार्ट्स कितने थे सर? हमारे 22 पार्ट्स थे। बेटा आर्टिकल कितने थे हमारे? सर आर्टिकल हमारे 395 आर्टिकल थे। सर स्केड्यूल कितने थे हमारे? सर स्केड्यूल जो थे वो हमारे 8 थे, और अभी कितने हो गए हैं? 12। आप कहोगे, आप में से कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर जो पार्ट्स हैं, सर जो पार्ट्स हैं बेटा ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी है, ये वाला टॉपिक सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद इसी के साथ मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, तो आप परेशान मत हो, हर एग्जाम के लिए जरूरी है ये टॉपिक, ठीक है? तो बेटा आप कहोगे सर पार्ट्स तो हम पढ़ते हैं कि सर 22 नहीं 25 है, आर्टिकल तो सर हम 349 या उससे भी ज्यादा जा रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हो कि सर आर्टिकल जो पार्ट्स जो है 22 है और आर्टिकल जो है 395 है? बेटा एक्चुअल में क्या है, मैं समझा देता हूं आप लोगों को, पहले ही कंफ्यूजन दूर कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स दो है बेटा, 22 ही है ओरिजिनल। जैसे आप कहोगे कि सर आपने एक देखा था, एक पार्ट देखा है आप लोगों ने, पार्ट 4। इस पार्ट 4 का नाम क्या है बेटा? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बेटा पार्ट 4, लेकिन बाद में आप लोगों ने देखा होगा एक नया पार्ट और एड ऑन किया गया था जिसका नाम था बेटा पार्ट 4A। पार्ट 4 और पार्ट 4 का नाम क्या था बेटा? पार्ट 4 का नाम था फंडामेंटल ड्यूटी। आप सभी लोग जानते हो। तो आप मुझे एक बार बताओ सर, ये नया पार्ट ऐड किया गया, नया पार्ट ऐड किया गया नहीं किया गया? आप कहोगे बिल्कुल सर नया पार्ट ऐड किया गया, लेकिन बेटा एक बात बताओ, नया पार्ट किस में ऐड किया गया? सर 4 तो ओरिजिनल 4 ही था, उसी में तो ऐड किया गया, तो उसको मिला के 23 कह दिए थे। समझ में आई बात? तो ओरिजिनली क्या है बेटा? 22 ही है। ऐसे ही आर्टिकल आप देखोगे सर, आर्टिकल में भी सब आर्टिकल बना रखे हैं, तो उसकी वजह से आर्टिकल ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली हमारे यही है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछता 22 या 25, इस तरीके से वो नहीं देगा, 2 ऑप्शन नहीं देगा, एक ऑप्शन ही रखेगा, मतलब 22 रखेगा, 30 रखेगा, 18 रखेगा, 15 रखेगा, इस तरीके से रखेगा। सेम यहां पर भी ऐसे रखेगा। लेकिन स्केड्यूल जो है, स्केड्यूल वो हमेशा पूछ लेता है कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ था, तो हमारे कितने स्केड्यूल थे और अब कितने स्केड्यूल हैं, ठीक है? स्केड्यूल भाई, इन सारी चीजों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानना। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव बेटा आर्टिकल 52 से 78 और पार्ट 5, ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है? आगे चलते थे। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखनी है, प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड होता है इंडियन स्टेट का। इंडियन स्टेट का क्या होता है? प्रेसिडेंट हेड होता है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का पहला सिटीजन अगर कोई है तो कौन है बेटा? वो भी प्रेसिडेंट को बोला जाता है। एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी। किस सिंबल के तरीके से ऐड करता है बेटा? यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ नेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन पॉइंट्सों को मैं याद रख के चलना है कि बेटा वो किस तरीके
उसके लिए सिंबल कौन कौन से, किस सिंबल के लिए जाना जा रहा है सर? यूनिटी के लिए जाना जा रहा है, इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है, सोलिडरिटी के लिए जाना जाता है। कौन होता है सर? इंडिया का पहला सिटीजन होता है। सर कौन होता है? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है, इंडियन स्टेट का हेड होता है। अच्छा यहां पर आप लोग एक बात समझो, आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने नाम सुना होगा सर पार्लियामेंट, नाम सुना है आप लोगों ने पार्लियामेंट? आप कहोगे बिल्कुल सर पार्लियामेंट का नाम सुना है। बेटा हिंदी लैंग्वेज में भी आ रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए हिंदी में भी मैं लेके आया हुआ हूं, हिंदी में भी बच्चे लेके आया हूं आप लोगों के लिए, आप परेशान मत हो। ये देखो मैंने पता है इंग्लिश में, यहां मैंने इंग्लिश में यहां समझा रखा है, उसके बाद मैंने हिंदी में भी पूरा कवर अप कर रखा है, आप परेशान मत हो। मैं आप सभी के लिए, मतलब हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी लेके आया हूं, परेशान नहीं होना आपको। पहले आप यहां समझो सर, पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट क्या होती है बेटा? अगर हम देखें सर, पार्लियामेंट होती है संसद, संसद होती है। भारत में कितनी संसद है? आप कहोगे सर एक ही संसद है। बेटा संसद के अगर आपसे पूछने लग जाए कि संसद में कितने पार्ट होते हैं, संसद के कितने भाग होते हैं, तो आप कहोगे सर संसद के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है बच्चे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप कहोगे बिल्कुल सर, भारत के राष्ट्रपति होते हैं पहले। दूसरा पार्ट कौन होता है बेटा? राज्यसभा होती है। दूसरा पार्ट कौन होता है? राज्यसभा, बेटा हिंदी में भी राज्यसभा ही बोलेंगे। और तीसरा पार्ट कौन होता है बेटा? लोकसभा। कौन होता है बच्चे? लोकसभा। 3 पार्ट होते हैं, ये याद रखना है। अगर आपको कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाए कि पहले कौन आएगा, तो बेटा याद रखना प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्टिकल 52 में आता है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में आती है, लोकसभा आर्टिकल 81 मतलब अनुच्छेद 81 में आता है, और पार्लियामेंट अनुच्छेद आर्टिकल 79 में आता है। तो अगर हम इनको सीक्वेंस में लगाएंगे तो पहले कौन सा आएगा सर? 52 आएगा, 79 आएगा, 80 आएगा और 81 आएगा। बेटा आपके 2017 में देख लेना, यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे पीसीएस का एग्जाम बोल रहे हो आप लोग, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो ये भी याद रख के चलना है। अच्छा दूसरी चीज, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो याद रख के चलना है। क्या है सर इंपॉर्टेंट पोर्शन? इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सर गवर्नमेंट्स की बॉडी कितनी होती है, गवर्नमेंट की बॉडी कितनी है। तो बेटा गवर्नमेंट की बॉडी, बेटा गवर्नमेंट 3 तरीके से काम कर रही है, जिसमें एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है बेटा जुडिशरी। बेटा लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? विधायिका। लेजिस्लेचर को हिंदी में बोलते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, और बेटा जुडिशरी को हिंदी में बोलते हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा, न्यायपालिका। तो पहले ये चीज समझो सर, विधायिका जो होती है वो क्या बनाती है सर? कानून बनाने का काम करती है। कानून बनाने का, किसका काम करेगी बेटा? कानून बनाने का, मेक लो। कार्यपालिका का काम क्या है सर? ये जो कानून बनाया है कार्यपालिका उसको क्या कराएगी? इंप्लीमेंट कराएगी या फॉलो कराएगी, ठीक। और न्यायपालिका क्या करेगी सर? रिव्यू करेगी। क्या करेगी बेटा? रिव्यू। अच्छा एक बार बताओ सर, लेजिस्लेचर विधायिका ने कोई कानून बना दिया, अब ये कानून जब बना बच्चे, तो ये कानून इनको अच्छा लगा, विधायिका को अच्छा लगा कानून बना, इन्होंने कानून बना दिया। इन्होंने एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका से बोला कि भाई इस कानून को फॉलो करवाओ, पब्लिक से, इंडियन सिटीजन से फॉलो करवाओ। इनका काम विचारों का क्या है भाई? फॉलो कराने का। अब पब्लिक को वो कानून पसंद नहीं आ रहा है, तो पब्लिक क्या कहेगी? पब्लिक इनके पास जाएगी कि भाई ये कानून हमें पसंद नहीं आ रहा है, ये कानून चेंज करो। ये कहेंगे भाई हमें तो ये कानून पसंद आ रहा है, हम तो चेंज नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इसके पास जा नहीं सकते क्योंकि इसका काम क्या है? जो कानून बना है उसको फॉलो कराना। इसके पास जा सकते हैं, इसने मना कर दिया, तो कहां जाए सर? फिर जुडिशरी में जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है बेटा? जुडिशरी में जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि सर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, जबकि जुडिशरी जो होती है बेटा वो बिल्कुल सेपरेटली वर्क करती है। समझ में आ गया बात? तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेटा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका पार्ट है सर? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। भाई आप मुझे बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूनियन किसके लिए बेटा? यहां पर ऑल ओवर इंडिया की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बच्चे? ऑल ओवर इंडिया की बात चल रही है। तो बेटा आर्टिकल 52 से 78 और पार्ट 5, भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है सर? हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है। और क्या होता है सर? सिंबल की अगर बात करें, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। क्लियर? आगे चले। अब देखो जो आप बोल रहे थे बेटा हिंदी में पढ़ाओ, बेटा मैंने हिंदी में सारा लिख रखा है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक केंद्रीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें मैंने यहां पर, सारी की सारी बातें यहां पर डाल रखी है, ठीक है। आगे चले। आगे है क्वालिफिकेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग,
अरे कुछ क्वेश्चन है किसी का भाई? किसी का क्वेश्चन है अभी तक कोई? वैसे होगा नहीं, पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तो सर कोई भी बन सकता है कि नहीं है? सर कोई भी बन सकता है, लेकिन बेटा कोई भी बनने के लिए उसके पास कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर आप मुझे बताओ एसएससी का एग्जाम देना है आपको, भाई अगर 12th लेवल का एग्जाम देना है तो बेटा 12th क्लास पास होनी पड़ेगी आपको। अगर ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल का एग्जाम देना है तो बेटा ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको। तो एलिजिबिलिटी तो बन गई ना आपकी, ऊपर से एज की एलिजिबिलिटी रहती है, भैया इस एज से इस एज तक का एग्जाम दे सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी बेटा इलेक्शन का इसी तरीके से है कि अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? A person to be eligible for election as president should fulfill the following qualification। क्या क्या क्वालिफिकेशन है? पहले तो वो बेटा सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? भारत का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर एज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना बेटा। कितनी एज होती है बेटा? 35 ईयर। कितनी एज है? 35 ईयर उसकी कंप्लीट एज होनी चाहिए। उसके बाद है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। बेटा लोकसभा का मेंबर बनने के लायक होना चाहिए। किसका मेंबर बनने के लायक होना चाहिए? लोकसभा का। अगर आप बात करोगे, अगर यहीं पे अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करने लग जाऊं बेटा, वाइस प्रेसिडेंट की बात करने लग जाऊं, तो वो बेटा कहां का मेंबर बनने लायक होना चाहिए? आप कहोगे सर राज्यसभा का। कहां का बच्चे? राज्यसभा का। तो और प्रेसिडेंट कहां का मेंबर बनने लायक होना चाहिए? सर लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए। आगे चलते हैं, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई भी प्रॉफिट का पद नहीं होना चाहिए। और सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि सर वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टेट की हो या चाहे वो सेंट्रल की हो, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, वो कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है भाई? पहली, भारत का सिटीजन, 35 साल एज। दूसरा, मेंबर बनने लायक होना चाहिए। कहां का? लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए बेटा। और क्या है बेटा? और दूसरा और लास्ट वाला जो है वो क्या है भाई? वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। और एक और पॉइंट याद रख लेना बेटा, एक बात और है बेटा, एक और पॉइंट है कि वो बेटा अनसाउंड माइंड भी नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड जानते हो बेटा? पागल। दूसरा एक और पॉइंट याद रख लेना बेटा, वो इंसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट भी नहीं होना चाहिए, मतलब दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर। क्लियर? हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है, वह भारत का नागरिक हो, 35 साल एज हो, लोकसभा का सदस्य चुनने योग्य हो, ऊपर से किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट वो ना हो किसी भी स्टेट का या फिर किसी यूनियन का। क्लियर भाई? रास्ते में आप बच्चे एक काम करना, इसको दोबारा से पीछे से देख लेना, मतलब ज्यादा कुछ अभी आपका निकला नहीं है, आप फिर दोबारा से वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है ना? अभी ये चल रहा है ना, तो सभी के साथ में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना। तो अभी यहां पे हमारी बात चल रही है बेटा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। अब यहां बेटा देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे मैं कहने लग जाऊं, बताओ भाई भारत में इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं? बताओ, कोई मुझे बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो, भारत में इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं? हाउ मैनी इलेक्शन कंडक्ट इन इंडिया? कितने टाइप के इलेक्शन? भैया चुनाव कितने प्रकार के होते हैं भारत में? कोई बता सकता है मुझे? हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी से। खैर छोड़ो, नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूं बेटा। अगर बात करें इलेक्शन की, किसकी बात करें बेटा? इलेक्शन की। अगर चुनाव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे? चुनाव की। तो भारत में चुनाव दो टाइप के होते हैं, याद रखना बेटा, बहुत कम लोग जानते हैं। भारत में चुनाव दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बेटा डायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, और एक होता है बच्चे इनडायरेक्ट इलेक्शन। सर कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट इलेक्शन कौन सा है और इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन सा है? बेटा जहां पर भी पब्लिक वोट करती है या इंडियन सिटीजन वोट करते हैं, उस इलेक्शन को क्या बोलते हैं? सर डायरेक्ट इलेक्शन। आप मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री चुनने के लिए या एमपी चुनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा चुनने के लिए आप लोग वोट करते हो? आप कहोगे बिल्कुल सर वोट करते हैं। तो वो कौन सा इलेक्शन है? सर डायरेक्ट इलेक्शन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सर दूसरा इलेक्शन कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है सर? इनडायरेक्ट में क्या है? पब्लिक वोट नहीं करती। जहां पर पब्लिक वोट नहीं करती तो सर वोट कौन करता है? सर पब्लिक ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, वही क्या है बेटा?
वो ही वोट करते हैं, उन्हीं वही मेंबर होते हैं और उसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इतना अंतर है, डायरेक्ट में पब्लिक डायरेक्ट वोट कर रही है, इनडायरेक्ट में पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव वोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखना भाई अपन लोगों को, सर इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का प्रोसेस भी होता होगा, बताओ भाई। बहुत अच्छे बेटा अभिषेक झा, बहुत अच्छे बेटा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का कोई प्रोसेस होता होगा, बताना जल्दी से, क्या प्रोसेस होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का। देखते हैं भाई किसको मालूम है इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का क्या प्रोसेस होता है, कोई बता सकता है क्या, क्या प्रोसेस है। तो बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन, हाँ बिल्कुल बच्चे आप टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज लेके चलूंगा, परेशान नहीं होना है आपको। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अभी बच्चे ने बोला है सर एक एग्जांपल, बेटा एग्जांपल पहले अभी लेना, लेकिन सबसे पहले PRSTV सिस्टम कौन सा होता है बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का, PRSTV। अब सर इतनी बड़ी बात है, PRSTV की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, PRSTV इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। अब आप कहोगे सर ये इतना लंबा नाम हम लोग याद रखें, कैसे याद रखें, आपने तो इतना लंबा नाम बता दिया इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का। तो बेटा हमें सिर्फ क्या याद रखना है, हमें याद रखना है बच्चे सिर्फ सिंगल वोटिंग सिस्टम। क्या याद रखना है बच्चे, सिंगल वोटिंग सिस्टम। क्या याद रखना है, सिंगल वोटिंग सिस्टम। तो ये बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का एक तरीका है इनडायरेक्ट इलेक्शन का। और एक बच्चे ने अभी कमेंट किया था सर इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का जो तरीका है उसका एक एग्जांपल दे दो बेटा। एग्जांपल सबसे बड़ा कौन सा चल रहा है, आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या आप कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी ने, पब्लिक ने, जो इंडियन सिटीजन है और जो आम आदमी है, उसने कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाला है, बताओ वोट डाला है क्या किसी ने भी। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं डाला, वोट नहीं डाला। तो बच्चे एक बात तो बताओ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा इलेक्शन है, आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाला, आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा है, सर इनडायरेक्ट इलेक्शन है। आप लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल सुना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सुना है बेटा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे क्या बोलते हैं, विधान परिषद, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, विधान परिषद। क्या किसी ने विधान परिषद का इलेक्शन में वोट डाला है, आप कहोगे नहीं सर, कौन सा इलेक्शन है, सर इनडायरेक्ट इलेक्शन। जहां भी बेटा इंडियन सिटीजन जो आम जनता है वो अगर वोट नहीं डालती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव वोट डालते हैं, वो इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का तरीका होता है PRSTV, या याद रखने के लिए सिंगल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए भाई यहां पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंडियन सिटीजन तो नहीं आएंगे भैया, इंडियन सिटीजन तो होंगे, लेकिन इंडियन सिटीजन के कौन होंगे सर, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो इन्होंने चुने होंगे, यही तो होंगे भाई, यही तो होंगे, बोलो अरे यही होंगे या नहीं होंगे, आप कहोगे बिल्कुल सर यही होंगे। तो इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लो बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब सर इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन कौन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब बेटा पार्लियामेंट के बोथ हाउस, सर कौन कौन से हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, सर दो हाउस हैं, कौन से बच्चे, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। एक तो राज्यसभा होती है बेटा और एक लोकसभा होती है। तो यहां के कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, तो यहां के कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, यहां के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं कौन, सर राज्यसभा और लोकसभा के, ठीक है। आगे है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, विधानसभा। आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप हर स्टेट, भारत में टोटल कितने स्टेट हैं, सर भारत में 28 स्टेट है। कितने स्टेट है भाई भारत में, 28 स्टेट है भारत में, 28 स्टेट है। क्या हर स्टेट के पास विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप कहोगे बिल्कुल सर, हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती ही होती है। तो बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन हेड होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, आप कहोगे सर CM हेड, और अदर मेंबर भी होते हैं। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सर पार्लियामेंट के बोथ हाउस, राज्यसभा लोकसभा, और सर दूसरा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की। और कौन कौन कर रहा है बेटा, इंपॉर्टेंट देखो ये है, इंपॉर्टेंट ये है,
आप मुझे एक बार बताओ सर, भारत में यूनियन टेरिटरी है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सर भारत में यूनियन टेरिटरी है। सर कितनी यूनियन टेरिटरी है? आप कहोगे सर 8 यूनियन टेरिटरी है। तो 8 यूनियन टेरिटरी में से कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास स्टेट लेजिस्लेचर है। आप कहोगे बिल्कुल सर 3 है ऐसी। कितनी है बेटा? 3। कितनी है बच्चे? 3 है। एक है बेटा आप लोगों की दिल्ली, क्या बताओ दिल्ली में सीएम देखा है? हाँ बिल्कुल सर। एक है बेटा जम्मू एंड कश्मीर, क्या जम्मू एंड कश्मीर में सीएम है? हाँ सर, उमर अब्दुल्ला। और सर पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी क्या बेटा यहां पर है? आप कहोगे बिल्कुल सर। जहां बेटा आपको सीएम देखने के लिए मिले वहां ध्यान रखना, अगर स्टेट में सीएम देखने के लिए मिले तो आपको याद रखना है कि सर यहां पर स्टेट वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। और अगर किसी यूनियन टेरिटरी में आपको देखने के लिए मिले तो वहां भी बोलोगे आप कि सर यहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। तो बेटा यहां पर यह बोला गया है कि दिल्ली, पुद्दुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों यूनियन टेरिटरी के कौन सर इलेक्टेड मेंबर, कौन से इलेक्टेड मेंबर? सर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सर पार्लियामेंट के दोनों हाउस के, राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, दूसरा सर हर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, और तीसरा सर यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर, इन तीनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। आगे बेटा देखो यहां मैंने हिंदी में भी डाल रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी में पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। आगे चलते हैं। ओथ और प्रेसिडेंट, आप मुझे एक बार बताओ सर प्रेसिडेंट है, ठीक है सर, उसकी क्वालिफिकेशन सर ठीक है बता दी सर, उसकी इलेक्शन की प्रक्रिया बता दी। अब क्या होगा बेटा, अब अगर कोई चुन गया है तो वो क्या लेगा बेटा? ओथ लेगा। क्या लेगा? ओथ। तो अब ओथ से रिलेटेड बात चलेगी। ओथ्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज एब्सेंस बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। तो बेटा यहां पर बात की गई है कि अगर कोई प्रेसिडेंट चुना गया है तो इस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? इस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? तो याद रखना है कि सर इस प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो दिलाने का काम किसका होता है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे बोलते हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो या तो ये ओथ दिलाता है, अगर ये एब्सेंट है तो कौन ओथ दिलाएगा? सर इसके बाद अगर कोई सीनियर मोस्ट जज होगा, कौन होगा बेटा? सीनियर मोस्ट जज होगा। कहां का? सर सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ओथ दिलाएगा। तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता, क्योंकि टीचर उसको पता होता है जो क्वेश्चन सेट करते हैं कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो सबको मालूम ही रहता है, लेकिन इसका किसको मालूम होगा? ठीक है, ये जल्दी से कंप्लीट करके बेटा क्वेश्चन आंसर पे भी आ रहा हूं मैं आपके। किस पे आ रहा हूं? क्वेश्चन आंसर पे भी आ रहा हूं। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आए होंगे। इसलिए बोल रहा हूं बने रहना, आप लोग बने रहना। ठीक है, आगे चलते हैं। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक द सेम ओथ और एफर्मेशन। बेटा अगर कोई प्रेसिडेंट के तरीके से काम कर रहा है भारत में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरीके से काम कर रहा है, जैसे भाई प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट किसी वजह से प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया है, तो कौन आएगा उसकी जगह? उसकी जगह आएगा बेटा वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी अगर प्रेसिडेंट की तरीके से वर्क करना है तो इसको भी सेम उसी तरीके से ओथ लेने का प्रोसेस किया गया है। ठीक है, ओथ का समझ में आ गया? चलिए यहां पे हिंदी है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। पावर एंड फंक्शन, मुझे एक बार बताओ सर, प्रेसिडेंट के बारे में पता लगा सर, प्रेसिडेंट पार्ट 5 में सर कहां से कहां तक है? पार्ट 5 क्या है सर? यूनियन एग्जीक्यूटिव। सर प्रेसिडेंट का किसके बारे में बात की सर हमने? सर इसकी क्वालिफिकेशन के, इसके इलेक्शन के बारे में बात भी की, इसकी ओथ के बारे में बात की। अब बेटा अगर ओथ ले ली है तो अब इसके पास पावर तो होगी। सर कौन कौन सी पावर है? तो बेटा इसके पास पावर देखो, एग्जीक्यूटिव पावर से इसके पास, लेजिस्लेटिव पावर से इसके पास, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। एक एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा सभी पावर से, एक एक एग्जांपल। बेटा बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूं, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इसके। देखते हैं कितने बच्चों ने ये समझा होगा टॉपिक। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बेटा एग्जीक्यूटिव पावर क्या है सर? एग्जीक्यूटिव पावर क्या है बेटा? एग्जीक्यूटिव पावर है जब ये किसी को अपॉइंट कर रहा है। सर जैसे कैग को अपॉइंट करता है, कैग कौन होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सर पीएम उसको अपॉइंट कर रहा है, सर कौन होता है? सर पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है ना, तो एग्जीक्यूटिव पावर। सर लेजिस्लेटिव पावर, बेटा अपना गवर्नर बैठाता है हर स्टेट में। फाइनेंशियल पावर है इसके पास में। जुडिशियल पावर, सर किसी को बेटा अगर फांसी की सजा मिल गई, किसी को बच्चे फांसी की सजा मिल गई,
किसी को फांसी की सजा मिल गई। तो बेटा याद रखना है, पूरे भारत में सिर्फ एक ऑफिसर ऐसा है जो फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है या फांसी की सजा को खत्म करके सजाएं भी कम कर सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे तो गवर्नर भी कर सकता है। तो याद रखना बेटा, गवर्नर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वो फांसी की सजा को खत्म कर दे, फांसी की सजा को हटा दे। फांसी की सजा को हटाने का अधिकार सिर्फ इसी के पास होता है। और जुडिशियल पावर में और एक चीज याद रखना बच्चे, अगर आप लोगों ने सुना होगा सर कोर्ट मार्शल, इस आदमी का कोर्ट मार्शल हो गया, तो बेटा अगर मिलिट्री से कोई सजा मिली है, डिफेंस से कोई सजा मिली है इस आदमी को, किसी आदमी को, तो उस सजा में भी हस्तक्षेप कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को बदल सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, डिफेंस का हेड होता है। डिप्लोमेटिक पावर है इसके पास, मिलिट्री पावर है बेटा, मिलिट्री का हेड होता है तो मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। अब बेटा इमरजेंसी पावर में यहां पे आ जाओ आप एक बार। इमरजेंसी पावर, सर इमरजेंसी पावर हमारी 3 टाइप की होती है। पहली होती है 352, आर्टिकल 352। कौन सा आर्टिकल होता है सर? आर्टिकल 352। दूसरा होता है सर 356। तीसरा होता है सर 360। बेटा 352 कौन सी होती है सर? ये होती है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, 356 ये होती है बेटा स्टेट इमरजेंसी। कौन सी होती है? स्टेट इमरजेंसी। और 360 कौन सी होती है बेटा? फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो बेटा ये याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी। सर आप लोगों ने देखा होगा इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी नेशनल इमरजेंसी, पता ही होगा आप लोगों को, है कि नहीं है भाई? नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। उसके बाद बेटा स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है स्टेट इमरजेंसी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले वो। बताओ भाई स्टेट इमरजेंसी सबसे पहली बार किस स्टेट में लगी थी? सबसे पहली बार स्टेट इमरजेंसी किस स्टेट में लगी थी बताओ? तो आप क्या कहोगे? सर स्टेट इमरजेंसी सबसे पहली बार कहां लगी बच्चे? पंजाब में लगी। कहां लगी बच्चे? पंजाब में लगी। और अगर वो क्वेश्चन को बदल दे थोड़ा सा और बोल दे कि बताओ भाई स्टेट इमरजेंसी सबसे ज्यादा बार किस स्टेट में लगी है? सबसे पहले कहां लगी सर? पंजाब में लगी। और सबसे ज्यादा बार किस स्टेट में लगी? तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा बार ये लगी है उत्तर प्रदेश में। कहां लगी है बच्चे? उत्तर प्रदेश, है कि नहीं है भाई? उत्तर प्रदेश, देसी बालक गांव मां के हम, उत्तर प्रदेश। बताना भाई, थम्स अप करना जरा, उत्तर प्रदेश से कौन कौन है भाई? करना जरा थम्स अप। उत्तर प्रदेश से कौन कौन है? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो नाम मालूम ही होगा आपको बेटा, अगर किसी स्टेट में भी जाते हैं तो बोलते हैं लोग बाग, अच्छा कहां से आए? उत्तर प्रदेश से आए। नहीं 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 भाई, तुम तो फिर तो अलग टाइप के व्यक्ति हो, है ना। यहां जाओ बेटा, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखना ये आज तक भारत देश में नहीं लगी है। क्या है भाई? भारत देश में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारी इमरजेंसी के बारे में बात होगी। मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, ये इसके पास पावर होती है। अच्छा, इससे अलग भी अगर हम लोग देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम इससे अलग भी देखें बेटा, अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सर हमने ये वाली पावर देखी है इसकी, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल, लेकिन बेटा अगर मैं और आगे की बात करूं तो इसके पास एक पावर होती है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। नाम सुना है आप लोगों ने? वीटो पावर। सर ये क्या भला है? बेटा ये वो पावर है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट होता है, वीटो पावर की वजह से। किसकी वजह से? वीटो पावर की वजह से। क्यों? क्योंकि सर वीटो पावर ही मेन पावर है प्रेसिडेंट की। वरना पता है प्रेसिडेंट का काम क्या है बच्चों? प्रेसिडेंट का काम है सर, पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। अब सर लोकसभा ने कोई बिल बनाया, मतलब कोई कानून बनाना चाह रही है लोकसभा, तो लोकसभा ने बिल बना लिया, वो साइन करने के लिए किसके पास भेजेगी? राज्यसभा। सर राज्यसभा ने भी साइन कर दिया इस बिल पे। अब क्या होगा बेटा? राज्यसभा किसको भेज देगी? इसको, प्रेसिडेंट को, इस बिल को। और प्रेसिडेंट जब इस बिल पे साइन कर देगा तो बेटा ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं अब आप लोगों से, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बताओ कि राज्यसभा कोई कानून बनाती है तो लोकसभा से साइन करवाती है, ठीक है, लेकिन बाद में उस कानून को, उस बिल को एक्ट बनाने के लिए, किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत क्यों पड़ती है? और यह बात मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में जब प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था ना, मैंने बता दी थी। देखते हैं कौन कौन आंसर देगा, कौन कौन आंसर देगा। गवर्नमेंट बॉडी में बता दी थी मैंने आप लोगों को, कौन कौन आंसर। बच्चे आपको मैं एक बात बताऊं, देखो आपके ना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपके एग्जाम में ना फिक्स होती है चीजें,
ये लिख लेना मेरे से, फिक्स होती है। जो टॉपिक बता दिए ना कि भाई इन टॉपिक, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना एसएससी का, या तो फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन पूछेगा या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पूछेगा, ये पक्का है। इन दोनों में से किसी एक में से पूछेगा, या तो प्रेसिडेंट से पूछेगा या गवर्नर से पूछेगा या वाइस प्रेसिडेंट से, इन तीनों में से कोई में किसी एक टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा। फिक्स रहते हैं उसके 3, 4, 5 क्वेश्चन वो फिक्स बना के भेजता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आप लोगों को पता है सर 25 क्वेश्चन आते हैं जीए के, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को समझ में आ जाता है बहुत जल्दी से, और जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है बेटा उसको भी तो समझ में ही आया होगा, तो वो भी इन्हीं क्वेश्चंस को उठाता है कि बच्चों को ज्यादा लोड ना लेना पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और ये जल्दी से समझ जाता है बच्चा। आप लोग ठीक है ना। तो बेटा यहां वीटो पावर, सर वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर की बात चल रही है, सर वीटो पावर क्या होती है। आप बेटा एक बात बताओ, सर लोकसभा ने कोई बिल बनाया, सर राज्यसभा के पास वो बिल गया, लेकिन ये जब बिल सर किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि भैया मैं तो अपनी वीटो का यूज कर रहा हूं, और वीटो पावर में भी कौन सी पावर बेटा, इसे बोलते हैं बेटा पॉकेट वीटो। कौन सी पावर, पॉकेट वीटो। वैसे 3 प्रकार की वीटो पावर है, लेकिन मेन जो पावर है वो है पॉकेट वीटो। इसका मतलब है कि ये बिल आया यहां से, अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, सर प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन है, पहले या तो साइन कर दे, लेकिन प्रेसिडेंट को वो बिल अच्छा नहीं लग रहा, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल पे ना तो साइन करेगा, ठीक है, और ना ही उस बिल को वापस भेजेगा इनके पास कि लो भाई इसमें चेंजेस कर दो। वो क्या करेगा, उस बिल को अपनी जेब में रख लेगा, और कब तक रखेगा, जब तक उसका टेन्योर रहेगा। और बेटा प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना रहता है बच्चे, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना रहता है, आप कहोगे सर 5 इयर्स तक का टेन्योर रहता है, मतलब 5 साल तक ये अपने पद पर बना रहता है। कितने साल तक, 5 साल तक। बेटा सैलरी कितनी है इसकी, सर 5 लाख, अब तो बहुत काफी हो गई है इसकी सैलरी 5 लाख, ठीक है। 5 साल तक ये ना तो इस बिल को वापस करता है, ना इस बिल पर साइन करता है, और इस बिल को अपनी जेब में रख लेता है। इसे ही बोलते हैं बेटा इसकी पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। अब क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं कि बताओ ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का यूज किया है, और पूरी तरीके से यूज किया है, ठीक है। आगे बताऊंगा क्वेश्चन, चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहां पर ये बेटा इसकी पावर के बारे में बात होगी है। भाई आप लोगों को पता है सर यहां पर क्वालिफिकेशन हो गया है, सर इसका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्वालिफिकेशन हो गई है, सर इसका इलेक्शन बता दिया है मैंने, ओथ बता दी है, पावर के बारे में बात कर ली अपन लोगों ने, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, सर उसके पास पावर आ गई है तो कहीं ना कहीं उसे हटाने का प्रोसेस तो करना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट बेटा हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग ऑफ महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब हटाने का प्रोसेस। किसमें आता है बेटा, आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 61। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना आर्टिकल 61। बस कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पा रहे हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन करे हैं आप लोगों ने, कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को बनाने। बेटा इंपीचमेंट, अब वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भाई प्रेसिडेंट के ऊपर इंपीचमेंट लगाना है, प्रेसिडेंट को पद से हटाना है, तो प्रेसिडेंट को पद से हटाने के लिए कितने मेंबरों के कोई पेपर बनाना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल सर पेपर बनाना पड़ेगा, तो बेटा उस पेपर पे कितने मेंबरों के साइन चाहिए, कितने मेंबरों के साइन चाहिए उस पेपर पर। पहले तो ये बताओ उस पेपर पर साइन कौन करेगा। आप कहोगे सर पार्लियामेंट के जो 3 पार्ट है और उसमें से एक पार्ट प्रेसिडेंट है, उसे तो हटाने की बात चल रही है, तो सर जो 2 पार्ट बचते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसी के मेंबर कहीं ना कहीं साइन करते हैं। तो याद रखना है बेटा 1/4, कितने बेटा 1/4 मेंबर क्या करेंगे, 1/4 मेंबर साइन करेंगे। और बच्चे 14 डेज पहले इसको नोटिस भेजा जाएगा कि भैया ऐसा है, आपको हम हटाने का प्रोसेस चालू कर रहे हैं, 1/4 मेंबर इसको लेटर भेजेंगे। उसके बाद में 14 डेज बाद, डे कितने 14 डेज बाद बेटा दोनों हाउस से मिला के 2/3 मेंबर अगर साइन कर देते हैं, 2/3 मेंबर, बस ये चीजें याद रखनी है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। 2/3 मेंबर अगर साइन कर देते हैं तो इस पे इंपीचमेंट लगा दिया जाता है और प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से अब धक्के मार के भगा दिया जाता है। अब याद रखना बेटा आज तक भारत में ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जिसको इंपीचमेंट के थ्रू हटाया गया हो, क्योंकि वो इंपीचमेंट लगने से पहले ही अपना रिजाइन कर देता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर यही बात है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस इन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उस पर इंपीचमेंट लगाया जाता है। अच्छा आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताओ बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई
ठीक से डेफिनेशन दी नहीं गई है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने पे वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक से डेफिनेशन कोई लिखी हुई नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहां पर भी है, द इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कहां से बेटा? पार्लियामेंट के जो हाउसेस है वहां से। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4, कितने बेटा? 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस दैट फ्रेम्ड द चार्ज। कौन? जिसने चार्ज बनाया, चार्ज लगाया है, राज्यसभा ने लगाया है, लोकसभा ने लगाया है। तो यहां के 1/4 मेंबर साइन करेंगे, ठीक है। एंड 14 डेज पहले नोटिस भेजेंगे। नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, गिवन शुड द प्रेसिडेंट। और उसके बाद में बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 14 दिन पहले नोटिस भेजेंगे। उसके बाद बेटा सभी मेंबर, ऑल मेंबर में से 2/3 मेंबर अगर साइन कर देते हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चे? इंपीचमेंट लग जाएगा। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इंपीचमेंट लग जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा सर? प्रेसिडेंट हमने देखा सर यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, पार्ट 5th में आता है। दूसरा सर हमने इसके इलेक्शन के बारे में बात की, सर इसका इलेक्शन कैसा होता है। हमने इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की, क्वालिफिकेशन क्या है। हमने इसकी ओथ के बारे में बात की, सर इसकी ओथ क्या है। हमने इसकी पावर के बारे में बात की, सर पावर क्या है। हमने इसके इम्पीचमेंट मतलब हटाने के बारे में बात की, सर इम्पीचमेंट किस तरीके से इसको हटाया जाता है। तो हमने सारी बातें प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। भाई समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बताओ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा है। अब थोड़ी ही देर में बेटा हमारे क्वेश्चंस चालू होने वाले हैं, बस थोड़ा सा और रह रहा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब बेटा प्रेसिडेंट इलेक्शन विनर, प्रेसिडेंट इलेक्शन विनर तो आप लोगों को पता ही है, आप सभी लोग जानते हो। सर हमारा देश कब आजाद हुआ बेटा? यहां पर मैंने 1952 लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर 1952 तो ये तो आपने गलत लिख रखा है। बेटा अभी इसे बताऊंगा कि क्यों ये है सही डेट, सही ईयर यही है। इसका रीजन है, एक रीजन क्या है वो बता देता हूं बेटा। 15 अगस्त 1947 को बेटा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। और बेटा 14 अगस्त 1947 को किसका जन्म होता है? बता दो जल्दी से, किसका जन्म होता है बेटा? आप कहोगे सर पाकिस्तान का जन्म होता है। और बच्चे जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है ना भैया। इंडिया क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया, और ऐसे करके लिखा हुआ है डेट इज भारत, डेट इज भारत, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो बेटा यहां पर जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया आजाद। अच्छा आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं बेटा, एक और बात बता देता हूं कि बेटा आपसे अगर कोई पूछने लग जाए कि इंडिया आजाद किस प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, कोई तो प्लान आया होगा जिसके अकॉर्डिंग इंडिया आजाद हुआ होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर कोई तो प्लान आया होगा, तो बता दो सर जल्दी से। तो बेटा प्लान का नाम था 3 जून प्लान, 3 जून प्लान, या फिर इसका दूसरा नाम था माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन बेटा उस समय भारत के लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, जो बेटा भारत में ये प्लान लेकर आए थे। 3 जून प्लान बोला गया इसको, या माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना गया। अच्छा बेटा कोई ना कोई थ्योरी रही होगी जिस थ्योरी की वजह से बेटा देश जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो हाँ बेटा बिल्कुल थ्योरी थी, एक थ्योरी थी। उस थ्योरी का नाम था बेटा 2 नेशन थ्योरी। क्या नाम था उसका? 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी। याद रखना है बेटा 2 नेशन थ्योरी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने नालायक थे, आप सभी लोग जानते हो कि ब्रिटिशर्स जाते जाते भी भारत देश को कई हिस्सों में बांटने की कोशिश में थे। आप लोगों को मालूम ही है कि सर भारत में एक तो पाकिस्तान बना भारत से, और बेटा इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ। साथ में आप लोग देखोगे सर 565 जो थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे। सर प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं? सर जहां पर राजा महाराजा रूल कर रहे होते हैं, जहां पर राजा महाराजा क्या कर रहे होते हैं बेटा? रूल कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भैया पाकिस्तान चलो एक अलग कंट्री बन गई। सर इंडिया पहले से ही थी, वो आजाद हो गई। और 565 प्रिंसली स्टेट थे, तो यहां के राजाओं से बोला अंग्रेजों ने कि आप एक काम करो, अगर आप चाहो तो भारत में मर्ज हो जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या आप चाहो तो भैया ये जो आपके 565 स्टेट के प्रिंसली स्टेट मतलब जितने भी राजा महाराजा है, ये अपना खुद अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं, मतलब अलग कंट्री बना सकते हैं। तो सोचो भाई, अगर ये स्टेट, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब भारत में ऐसे लोह पुरुष ना होते तो बेटा ये इन 565 में से 552 रियासतें जो थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, वो भारत के पास ना आते, वो क्या होते? वो अपना अलग अलग स्टेट बना लेते। और 13 स्टेट किसके पास गए? पाकिस्तान के पास में गए। ठीक है, आप आए दिन जम्मू एंड कश्मीर वाली बातें सुनते रहते हो, है ना।
हैदराबाद वाली बात सुनी होगी आप लोगों ने, निजाम वाली, है ना, ये सारी बातें सुनी होंगी, उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, बस हम लोगों को यहां पर ये देखना है। तो बेटा भारत देश का आजाद हुआ, और आप लोगों को इतनी बात मालूम है सर, 26 नवंबर 1947 को बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, और उनके साथ में 6 लोग और थे। तो इन्होंने मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, और लास्ट में ये ड्राफ्ट 24 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखने के बाद में बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे 26 नवंबर मतलब 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1949 बेटा यहां पर ये गलत हो गया, 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट किया, इसे अडॉप्ट किया। और आप सभी लोग जानते हैं बेटा 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला रिपब्लिक डे मनाया गया। लेकिन उससे पहले बेटा, उससे पहले 24 जनवरी 1950 को भारत में प्रेसिडेंट को चुन लिया गया था विदाउट इलेक्शन के चुन लिया गया था। किनको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि भारत में पहले इलेक्शन नहीं हुए थे। इलेक्शन कब हुए बेटा भारत में? सर भारत के पहले जनरल इलेक्शन की बात करें, आम चुनाव की बात करें बच्चे, तो आम चुनाव भारत में सबसे पहली बार कब हुए? सर 1951 से 1952। और इसी बीच बेटा भारत के प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ, और यहां पर फिर दोबारा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। ठीक है, 57 में फिर दोबारा आते हैं, 62 में राधा कृष्णन जी आते हैं, 67 में जाकिर हुसैन साहब आते हैं, 69 में वीवी गिरी, बेटा इनकी डेथ हो जाती है, वीवी गिरी साहब आ जाते हैं। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, बेटा ये वही टाइम पीरियड है, याद रखना 1969 का, जब बच्चे 1966 में लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हो गई थी, 1964 में बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, और उस समय बाद में पीएम जो बनाया गया था इंदिरा गांधी जी को बनाया गया था, और इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी का साथ देकर नीलम संजीव रेड्डी को हरवाया था। ठीक है, 1974 फखरुद्दीन अली अहमद साहब का, 1977 एन संजीव रेड्डी। देखो फिर ये बहुत बाद में बने थे, जबकि यहां बन सकते थे, लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी जी आ गई थी, तो यहां पर ये बने। ठीक है, क्यों बने भाई, क्यों बने? क्योंकि सर ये इसलिए बने क्योंकि 1977 में जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी वो हार गई थी, और यहां पर जनता पार्टी आ गई थी, जिसमें मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर बाद में आप देखोगे हमारे क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह साहब जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो यहां मैंने बेटा हिंदी में भी लिख रखा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा आपको फर्स्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे, आपको फर्स्ट याद रखना है और लास्ट याद रखना है। ये मैंने आप लोगों को यहां पर लिख रखा है, ये आप लोग देख सकते हो, जबकि हमें फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। बेटा फर्स्ट कौन थे बच्चे? फर्स्ट कौन थे? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। और बेटा लास्ट अब कौन है बेटा? आप कहोगे 15th प्रेसिडेंट कौन है बेटा भारत के? आप कहोगे 15th प्रेसिडेंट सर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और बेटा हमें और क्या बात याद रखनी है? सर ये भारत की फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रखना है। भारत की ट्राइबल कम्युनिटी की फर्स्ट पर्सन है ये, जो भारत की प्रेसिडेंट बनी है पहली बार। ठीक है, ये बात याद रख के चलनी है। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है, 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ये आर्टिकल्स है बेटा, इन आर्टिकल्स को आप लोगों को ठीक से याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके आर्टिकल वो पूछ लेता है कि बताओ भाई कौन सा आर्टिकल है। जैसे राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, बेटा कितना कार्यकाल होता है? टेन्योर कितना होता है? आप कहोगे सर 5 ईयर का टेन्योर होता है। तो बेटा टेन्योर किस आर्टिकल में लिखा गया? सर आर्टिकल 56 में। पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता 57, 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, सर क्वालिफिकेशन 58 बात कर रहा है। राष्ट्रपति के पद की शर्तें, सर शर्तें क्या है? सर 59 बात कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर भाई, समझ में आ रहा है? सर राष्ट्रपति शपथ ओथ की बात किस में चल रही है? सर 60 में चल रही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इंपीचमेंट 61 में। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय सर 62। भाई एक बार बताओ, राष्ट्रपति नहीं रहे तो उनकी जगह कौन बैठेंगे? भाई वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे। वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे नहीं बैठे? अच्छा भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता रहा है, जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके
देखते हैं कौन बताता है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट, बेटा खत्म होने वाला है, क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। देखते हैं किस किस बच्चे ने ठीक से क्लास ली है। क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं अभी। ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन भी पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, भारत के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताओ, देखते हैं किस किस को पता है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट आ गए हैं तो वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 63। आइए भाई क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए, वो अपने अपने क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। चलिए भाई पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है देखो। द emoluments and allowances of the president and other expenditure relating to his office is charged on dash of India। बताओ भाई, हिंदी में बताऊं, हिंदी में सुनो भैया, कि इन चारों फंड में से किस, इन चारों फंड, कॉन्टेंजेंसी फंड होता है बेटा आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है भैया। एस्टीमेट फंड ये तो इंपॉर्टेंट नहीं। कंसोलिडेट फंड होता है बेटा संचित निधि। बताना भैया कौन सा ऑप्शन है, किस फंड के द्वारा प्रेसिडेंट को सीपी राधाकृष्णन। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई कॉन्टेंजेंसी फंड, एस्टीमेट फंड, कंसोलिडेट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, बताओ जल्दी से किस फंड के थ्रू प्रेसिडेंट को क्या मिलता है भाई। प्रेसिडेंट को उसका जो सैलरी है वो सारी चीजें, अलाउंस जितने भी हैं वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। अरे बेटा ये है कंसोलिडेट फंड। क्या है बेटा? कंसोलिडेट फंड। आगे चलो, अगला है हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बेटा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? जल्दी बताओ, ऑप्शन बताना जल्दी से। सर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अरे कहां गए भाई साहब, बताओ जल्दी। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी पावर है ये इसकी? सर एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सी पावर है बच्चे? एग्जीक्यूटिव पावर है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। बेटा किनके थ्रू इलेक्टेड किया जाता है? पहला है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। सर ऑप्शन सर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ठीक है। सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये भी ठीक है। मतलब दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। अभी बात की थी ना, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को अभी। अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? तो आप कहोगे सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? सर ओथ कौन दिलाता है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हु एडमिनिस्ट्रेट्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ। बेटा यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बताओ जल्दी से कौन संभालता है? बेटा ये एन क्या है बालू राठौड़ साहब, ये एल क्या है? मतलब कौन यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा यूनियन टेरिटरी में जो संभालने का काम करता है ना, जो चीजों को संभालता है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, आप लोगों ने सुना होगा सर गवर्नर होता है। कौन संभालता है बेटा? गवर्नर। लेकिन गवर्नर कौन होता है सर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नर को बोल देता है कि भाई यार मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तुम एक काम करो, तुम वहां की यूनियन टेरिटरी को संभाल लो। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताओ भाई कौन सा है? पहला है द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है भैया, दोनों हाउस में से किसी में भी हो सकती है। द इंपीचमेंट चार्ज मस्ट बी साइन बाय द 1/3 मेंबर। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी पढ़ाया था सर 1/3 मेंबर पढ़ाया था या 1/4 मेंबर पढ़ाया था? आप कहोगे सर 1/4 मेंबर पढ़ाया था। इसका मतलब ये तो गलती हो गया। हाँ भाई ये तो गलती हो गया। सर मिर्जा सी,
देखते हैं बेटा, इन द इंपीचमेंट प्रोसेस 30 डेज, बेटा 30 डेज का प्रोसेस है। आप क्या बोलोगे सर 14 डेज का, अभी बताया है ना भाई, पढ़ाया था अभी। बेटा ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वरना प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपसे 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सब में क्वेश्चन पूछे गए ऐसे ही। तो बेटा 14 डेज का, द इंपीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3, बिल्कुल ठीक बात है सर, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो सर ए और डी, सर ए और डी करेक्ट है, तो ए और डी कहां पर करेक्ट दिखाई दे रहा है सर, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई हिमांशु, बहुत बढ़िया। Who administers oath of office to the Vice President of India? बेटा who administers oath Vice President of India? बेटा बताओ, इसका बताना जरा आंसर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताओ जल्दी से। डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा ये पहले का है बेटा, ठीक ठीक ठीक। चीफ एडमिनिस्टर ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ओथ, बेटा ओथ, इसको ओथ दिलाने वाली बात कौन करेगा सर, इसको ओथ दिलाने वाली बात तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। बेटा अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, अगर आप बता सकते हो तो बताओ बेटा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है उसको ओथ कौन दिलाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा को ओथ कौन दिलाता है? चलो देखते हैं कौन बच्चा है जो बता सकता है, कौन है जो बता सकता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को ओथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन है ये, आगे चलते हैं भाई। Who being the commander in chief of the Indian Armed Force takes the salute of different regiment of the armed force during the march past on Republic Day? Republic Day पर भैया किसको किया जाता है रिपब्लिक डे? सर रिपब्लिक डे पे तो सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बेटा इंडिपेंडेंट डे पर, इंडिपेंडेंट डे पर कौन रहता है बेटा? इंडिपेंडेंट डे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है भैया? कहा गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू पार्डन? बेटा किसके पास पावर है पार्डन, रिप्राइव और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल? बेटा किसी भी क्रिमिनल को, मतलब एनी क्रिमिनल का मतलब यहां पर ये बात बोली गई है कि किसी को डिफेंस से सजा मिली हो, या किसी को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सजा मिली हो, या किसी को फांसी की सजा मिली हो, या किसी को उम्र कैद की सजा मिली हो, मतलब किसी भी टाइप के क्रिमिनल को पार्डन, क्षमादान करने की शक्ति किसके पास में है? क्षमा देने की शक्ति किसके पास में है? बेटा प्राइम मिनिस्टर के पास में है, बिल्कुल गलत। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सर ये बहुत बार आ रहा है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है ये? कौन है ये? सर ये अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना बेटा, ये एडवोकेट होता है, एडवोकेट होता है। कौन होता है ये? एडवोकेट होता है। किसकी एडवोकेसी करता है बेटा ये? सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बात हो गई है, कोई दिक्कत आ गई है, हाँ बेटा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है बेटा वो एडवोकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब ये ना अधिवक्ता होता है अटर्नी जनरल जो होता है। ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई केस वेस होता है, सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, हाई कोर्ट जाना होता है, तो यही केस को संभालता है। भाई आप मुझे बताओ, हमारा भी तो जैसे कोई बात हो जाए तो हम भी अपना एक वकील करते हैं, तो ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना एक वकील रखती है जिसे बोलते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर भाई। अगर आपसे कोई बोले कि सर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कोई वकील रखती है, हाँ बेटा स्टेट गवर्नमेंट के वकील का नाम क्या होता है सर? एडवोकेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये बेटा इसका होता है। और अगर हम अपने एडवोकेट की बात करें तो सर हमारे एडवोकेट की बात ये रहेगी। ठीक है भाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बेटा किसको दान देने की शक्ति है? मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा पढ़ा के आया हूं मैं, अभी पूरी थ्योरी पूरी समझा के आया हूं बेटा। मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड बता के आया हूं सर किस पार्ट में आ रहा है, मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड बता के आया हूं सर किस आर्टिकल में आ रहा है, मैं इस पार्ट का नाम यूनियन एग्जीक्यूटिव ये भी समझा कर आया हूं, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात भी करके आया हूं, मैं प्रेसिडेंट के ओथ की बात भी करके आया हूं, मैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात भी करके आया हूं, मैं प्रेसिडेंट की पावर की बात भी करके आया हूं, मैं प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की बात मतलब हटाने की बात भी करके आया हूं, और मैं जितने भी प्रेसिडेंट थे उन सभी प्रेसिडेंट, अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए उन सभी प्रेसिडेंट के नाम भी बताकर आया हूं, सारी चीजें बताकर आ रहा हूं। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
बेटा चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं, दोनों ही है बेटा, दोनों ही है, बोल देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां इसका आंसर क्या है बेटा, पार्डन देने की शक्ति किसके पास में है सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में पार्डन देने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति है। हु होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग, बेटा किसके पास ट्रांसफर करने की अथॉरिटी है, कहां के जज की सर, हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की अथॉरिटी किसके हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है, बताओ भाई किसके हाथ में होती है, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताओ जल्दी इसका आंसर, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर। तो आप क्या बोलोगे सर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए बेटा यहां पर अब आप लोगों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा क्लास देखने में। मैंने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके वनडे एग्जाम में आने वाली हैं या आई हुई हैं, वो सभी मैं बता चुका हूं। याद रखना, जिसने भी ये वीडियो देखी है, क्वेश्चन बनाए हैं, इस जो भी मैंने थ्योरी समझाई है उससे अलग वनडे एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ही नहीं। ठीक है, उससे अलग वो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आप लोगों से। अगर आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखी है तो क्लियर है कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है विद आपकी एक्सरसाइज के, विद आपकी टेस्ट मान लो इसको, या फिर प्रैक्टिस मान लो आप। ठीक है, कुछ भी मान लो, तो इन सब के साथ में मैंने आपका ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ताकि हम और आगे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आए। सर क्वेश्चन, हाँ बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को हिंदी में भी मिलेंगी, आप परेशान मत होइए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आऊंगा। आज तो मैंने बेसिकली हिंदी इंग्लिश में ही बता दिया था, हिंदी वो करके, लेकिन मैं आप लोगों को लेके आऊंगा और आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती होगी पहले ही। और हाँ, एक और बात आप लोग ध्यान रखना बच्चे, कि मैं अब आप लोगों को 3 से 4 जीए पढ़ाऊंगा। 3 से 4 में जीए पढ़ाऊंगा टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मंगल, बृहस्पति और शनिवार में मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, 3 से 4। और आज अगर मैं बेटा जो बच्चा इस जीएस की क्लास को ले रहा है, मैं पक्का कह रहा हूं आने वाले एग्जाम में उसके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन फंसेगा जीएस से रिलेटेड। ठीक है, बस आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को भेजना है, ताकि हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स, जो लेटेस्ट टॉपिक हैं, जो आज एग्जामिनर जिस क्वेश्चनों को उठा के लेके आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड हम लोग बात करें और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना बच पाए। आप सभी क्वेश्चंस पे आप अच्छे टिक लगा के आए, सही टिक लगा के, करेक्ट टिक लगा के आए। ठीक है, तो चलिए बच्चे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। हाँ भाई कर तो दिया। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी सर, हो गई। वो अच्छा, एक मिनट वो ऊपर करना भाई सर। फर्स्ट टाइम ना ये सब्सक्राइबर 70 बच्चे बढ़े हैं इससे। सर इससे 70 बच्चे बढ़े हैं, सब्सक्राइबर 70 बच्चे नए आए हैं। 70 नए आए हैं और कितने वॉच आवर हुए हमारे? वॉच आवर से 20 में दिखेगा नहीं, वॉच ओवर अभी नहीं दिखेगा। व्यूज 109, ये भी कम है, ये अपडेट होंगे। टोटल लाइक ये हैं, टोटल चैट्स 70 है, टोटल चैट 70 है। न्यू सब्सक्राइबर चलो 70 तो है। 70 बच्चे बढ़े हैं। कल मेरे वीडियो से भी करीब आए हैं, करीब 40 बढ़े थे। अच्छा, आपकी वीडियो से भी 40-50 आए हैं। चलो सर, धूम मचा देंगे दोनों मिलके। अगर पीपीटी, बस ये सर पीपीटी का थोड़ा सा वो है, बस